दिन भर तारीख 23 मई, दिन सोमवार। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की घोषणा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनेगा नया आर्थिक समूह। लेकिन क्या रुक सकेगी चीन की विस्तारवादी नीति? जब तक हम आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, आर्थिक मुद्दों पर कोई ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क नहीं देंगे, तब तक जो वहाँ के देश हैं वो चीन को फॉलो करना बंद नहीं करेंगे। बीबीसी की खास रिपोर्ट में सुनेंगे अफगानिस्तान में महिला अधिकारों का कैसे हो रहा है हनन। अगर कोई महिला जज और वकील नहीं होंगी तो महिलाएं अपने मसलों को लेकर कोर्ट नहीं जाएंगी। वो अदालत में अपनी बात ठीक से नहीं रख पाएंगी। जानेंगे बाढ़ से जूझ रहे असम के हालात, होगा खेल खिलाड़ी भी। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक के लिए जापान यात्रा पर हैं। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्वाड बैठक से पहले पीएम मोदी ने जापान में भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने भारत जापान रिश्तों के अलावा वैश्विक सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प को दोहराया। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है, ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेगा। अपनी जापान यात्रा के दौरान बाइडेन ने कहा कि अमेरिका वन चाइना नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये अवधारणा केवल एक चीनी सरकार के लिए है। उन्होंने कहा कि ताइवान पर अगर आक्रमण होता है तो ये यूक्रेन के जैसा होगा और पूरे इलाके में विस्थापन के हालात पैदा कर देगा। इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका जापान की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ईरान ओमान तक बिछाई जाने वाली अपनी गैस पाइपलाइन का काम दोबारा शुरू करने के लिए राजी हो गया है। समुद्र के रास्ते बिछाई जाने वाली इस गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पिछले कुछ वर्षों से अटका हुआ था। ईरान पर पाइपलाइन को उन समुद्री इलाकों से नहीं ले जाना चाहता था जिस पर संयुक्त अरब अमीरात का अधिकार है। 2013 में हुए समझौते के तहत इस पाइपलाइन को 25 साल में पूरा करना था और उस वक्त इसकी लागत $60 अरब आंकी गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने युद्ध अपराध के मुकदमे शुरू कर दिए हैं। मुकदमे के दौरान एक रूसी टैंक कमांडर सार्जेंट वादिम शिशिमारिन को एक यूक्रेनी नागरिक की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद युद्ध अपराध से जुड़ा ये पहला मुकदमा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशलेट 6 दिनों के चीन दौरे पर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की पिछले लगभग 2 दशकों में इस तरह की ये पहली यात्रा है। इस दौरान वो शिनजियांग इलाके में भी जाएंगी जहां चीन पर करीब 10 लाख मुस्लिम उइगरों को हिरासत में रखने के आरोप हैं। जनवरी में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बैशलेट को जांच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले महीने 200 से ज्यादा मानवाधिकार समूहों ने एक हस्ताक्षरित पत्र बाशलेट को भेजा था जिसमें चीन के उइगर मुसलमानों के इलाज पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की गई थी। इराक में एक बार फिर धूल भरी आंधी ने देश के लिए मुश्किलों पैदा कर दी हैं। लोगों को अगले 48 घंटों के लिए घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। बगदाद सहित कई हवाई अड्डों पर उड़ानें बंद हैं। इराक इस साल कई बार धूल भरी आंधी की चपेट में आ चुका है। पिछले हफ्ते आई आंधी तूफान की वजह से इराक में करीब 4000 लोगों को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। इस सम्मान पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है और आशा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। आशा कार्यकर्ताओं को ये सम्मान ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए और कोरोना महामारी के खिलाफ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मिला है। बीबीसी समाचार।
आप हमें YouTube और Facebook पर सुन रहे हैं। ये BBC हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। और अब बात थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एशिया के दौरे पर हैं। पहले वो साउथ कोरिया गए थे, फिर पहुंचे जापान। सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF बनाने की उन्होंने घोषणा की, जिसमें भारत भी शामिल है। बाइडन क्या बोले, पहले सुन लेते हैं। The United States and Japan, together with 11 other nations, will be launching the Indo-Pacific Economic Framework. बाइडन कह रहे हैं कि हम अमेरिका, जापान और 11 अन्य देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च करेंगे। ये फ्रेमवर्क इस क्षेत्र में हमारे करीबी दोस्तों और भागीदारों के साथ चुनौतियों का सामना करेगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास और सुरक्षा में बढ़ावा देगा। आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करेगा। भ्रष्टाचार से निपटने का भी हमारा उद्देश्य होगा। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक दुनिया में 2 सबसे बड़े लोकतंत्र, 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका और जापान लोकतंत्र की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। IPEF जिसकी घोषणा राष्ट्रपति जो बाइडन ने की, उसमें 13 देश शामिल हैं, उसमें भारत भी शामिल है। कमाल की बात है कि उसमें चीन शामिल नहीं है। कहा गया कि ये चीन को रोकने के लिए उठाया गया कदम है, जिसमें 4 अहम बातें हैं: सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, टैक्स और ट्रेड। लेकिन क्या चीन को रोक पाएगा ये समूह? मैंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्षवी पंत से यही सवाल पूछा। देखिए, चाइना का जो चैलेंज है वो तो काफी हद तक स्पष्ट हो गया है, लेकिन उसके लिए किया क्या जाए इस बात पर अभी भी विवाद है। तो जहां पर हमने पिछले कुछ 2 साल में खासकर देखा कि सामरिक मामलों में वहां पर एक ज्यादा गंभीरता आई है अमेरिका के रिस्पांस में और बाकी देशों के रिस्पांस में भी। लेकिन जहां तक आर्थिक मामलों का सवाल है, वहां पर हमने देखा कि जो पूरा क्षेत्र है हिंद प्रशांत, उसको अकेला चीन के लिए छोड़ दिया गया है। और इसी के तहत मुझे लगता है जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात हो रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है उसकी संभावनाएं बढ़ी, क्योंकि वहां पर आर्थिक संभावनाएं बढ़ी। तो जब तक हम आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, आर्थिक मुद्दों पर कोई ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क नहीं देंगे, तब तक जो वहाँ के देश हैं वो चीन को फॉलो करना बंद नहीं करेंगे। मुझे लगता है जो इसके पीछे की मानसिकता है वो ये है कि जहाँ पर ट्रम्प साहब ने अपना हाथ खींच लिया था आर्थिक मुद्दों से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वापस अमेरिका को एक तरह से सेंट्रल प्लेयर आर्थिक मुद्दों पर बनाना चाह रहा है। और इस फ्रेमवर्क के तहत वो एक तरह से चीन को भी ये चेतावनी दे रहा है कि चीन ही सिर्फ एक इकलौता खिलाड़ी नहीं है, अमेरिका भी जो सेंट्रलिटी है वो बनी रहेगी हिंद प्रशांत में आर्थिक मामलों पर भी। लेकिन जिन 13 देशों को शामिल किया गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में, उसमें 11 देश तो ऑलरेडी RCEP में शामिल हैं और उनके साथ चीन भी शामिल है। तो आपको लगता है कि वो 11 देश नए फ्रेमवर्क की ओर झुकेंगे? जो RCEP का और जो इस फ्रेमवर्क का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग हैं। RCEP एक तरह से ट्रेडिंग ब्लॉक है, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है। जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, जहां पर कोई मार्केट एक्सेस या टैरिफ रिडक्शन की बात नहीं होगी। बात होगी कि किस तरह के स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाएं जब हम एक आर्थिक मुद्दों की बात करते हैं। और वो आर्थिक मुद्दे ट्रेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हो सकता है, उसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस हो सकता है। एक उसका जो एम्बिट है वो बहुत बड़ा है, उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, जहाँ पर RCEP का दायरा थोड़ा छोटा है। मुझे लगता है यहाँ पर एक अटेम्प्ट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो ये है कि एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म खड़ा किया जाए, जिससे कि जो चाइना के दबाव में जो देश हैं हिंद प्रशांत के जो दबे जा रहे हैं आर्थिक, हमने श्रीलंका में देखा, पड़ोसी देश हमारा, वहां पर हमने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत जिस तरह से वहां की आर्थिक परेशानियां बढ़ी हैं। और भी कई सारे देश हैं जिनके पास चाइना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसको ऑप्शंस देने के लिए एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव खड़ा करने की कोशिश है। अच्छा, ये बयान जो बाइडेन का उस समय पर आया जब वो एक तरीके से चुनौती भरे लहजे में कह रहे थे कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो हम अपने मिलिट्री यूज़ करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको लगता है कि इस तरह के जब आप किसी को चैलेंज करते हुए कहते हैं, उसके तुरंत बाद आप किसी या पहले किसी फोरम की घोषणा कर देते हैं, तो उकसावे की तरह है? देखिए, ताइवान जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी की जो बात है
कि कितना विश्वसनीय है अमेरिका एज अ पार्टनर, वो दाव पर लगा हुआ है। तो उसके लिए मुझे लगता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ताइवान के मुद्दे पर हमने देखा कि काफी स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा भी है, यूक्रेन भी है। यूक्रेन में हुआ वो रिपीट ना हो और इस तरह की आशंका बनी हुई है जो अमेरिका के एलाइज हैं उनमें। अगर आप जापान में देखें तो जापान में तो सबसे ज्यादा इस समय चिंता इस मुद्दे पर है कि ताइवान पर कुछ हो सकता है। शिंजो आबे जो पुराने राष्ट्रपति रह चुके हैं जापान के, उन्होंने साफ ये बात कही कि अमेरिका को क्रेडिबल गारंटीज ओपनली देनी चाहिए ताइवान को। वो जो एक परसेप्शन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए बाइडेन साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले 2 हफ्तों पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन का दौरा हुआ था आसियान कंट्रीज में, उसके बाद ये बड़ा दौरा हो रहा है बाइडेन का। एक तरह से चीन को बताना है कि अमेरिका की डेडलाइंस क्या होंगी और वहीं पर चीन को इस बात के लिए आगाह भी करना है कि जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया, चीन यहाँ ताइवान के साथ करने की कोशिश न करे। क्वाड की मीटिंग होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हैं, 4 बड़े नेता मिल रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं और भारत को क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए? देखिए, क्वाड की मीटिंग जो पिछले समिट लेवल की जो मीटिंग्स हैं ये पिछले 2021 से ही होनी शुरू हुई हैं और इन्होंने बड़ी गति पकड़ी है। 2021 में एक ही साल के अंदर 2 लीडर्स लेवल समिट हुए, एक वर्चुअल हुआ, एक फिर इन पर्सन हुआ सितंबर में वॉशिंगटन में, और ये उसके बाद इन पर्सन समिट जापान में हो रहा है। तो कहीं पर लगातार क्वाड के जो 4 देश हैं वो अब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश है। और यूक्रेन पर खासकर क्योंकि भारत का मत अलग है बाकी 3 देशों से, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत को की इस डाइवर्जेंस के बावजूद एक क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो इस बात को नजरअंदाज करके भारत के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। और अमेरिका की घोषणा के बाद चीन का भी बयान आया है। इंडो पैसिफिक रणनीति को लागू करने के लिए अमेरिका की बढ़ती कोशिशों के सवाल पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि ये रणनीति आखिरकार विफल रहेगी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अमेरिका की तथाकथित हिंद प्रशांत रणनीति ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। इसका मकसद न सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र का नाम मिटाना है, बल्कि दशकों से इस क्षेत्र के देशों की ओर से हासिल की गई शांति और विकास को भी नष्ट करना है, ये चीन कह रहा है। और अब बात अफगानिस्तान की कर लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभालने के साथ ही ये वादा किया था कि महिलाओं को उनके हकों से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन वहां लगातार औरतों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, महिलाओं को काम पर जाने से रोका जा रहा है, महिलाओं को सार्वजनिक जगह पर अपने आप को पूरी तरह ढक कर जाना होगा, ये कहा। और अब अफगानिस्तान में तालिबान के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि महिलाओं को न्यायपालिका में काम करने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि महिला जज और वकीलों की कमी महिलाओं के मामलों को आगे लाने से रोकती है। इस रिपोर्ट में जो भी आप सुनने वाले हैं, हमने कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए उनकी पहचान को छिपाया है। रिपोर्ट सुना रही हैं मानसी दास। अफगानिस्तान में महिलाएं नाउम्मीदी से घिरी हैं और एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही हैं। एक महिला अपने पति के उत्पीड़न और बुरे बर्ताव से परेशान होकर पिछले 1 साल से अपने पिता के घर में छिपी हुई हैं। वो बताती हैं, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरे पति ने सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ाई की है, वो कॉलेज नहीं गए। मैं शादी के दूसरे साल गर्भवती हो गई, लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे बेरहमी से पीटा, मेरा खून बहा और मेरा गर्भपात हो गया। ये चाहती हैं कि जितना जल्दी हो सके उनकी शादी कानूनी तौर पर खत्म हो जाए, लेकिन अफगानिस्तान जैसे रूढ़िवादी देश में इसकी प्रक्रिया लंबी और मुश्किल भरी है। जब मैं अपने पति का घर छोड़कर आई थी तब तालिबान सत्ता में नहीं था। मेरा परिवार इस बात के लिए तैयार था कि मैं कोर्ट जाकर तलाक लूं। मैं महिला मामलों के मंत्रालय भी गई। उन्होंने कहा कि वो मुझे एक वकील दिलवाएंगे, लेकिन जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो सब कुछ बदल गया। अब मेरा परिवार कहता है कि मुझे अपने पति के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। इन महिलाओं को जिनसे मदद मिल सकती थी वो अब खुद असहाय हैं। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद महिला वकीलों और अफगान न्यायपालिका के उच्च पदों पर बैठी महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं है। अभियोजन पक्ष की वकील अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली सदस्य थी।
वो अब घर बैठने को मजबूर हैं। उनके लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे पास 8 महीने से नौकरी नहीं है। नई सरकार महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं देती। वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे साथ परिवार का कोई पुरुष होना चाहिए या कमाने का काम घर के पुरुष को करना चाहिए। मेरी सिर्फ 2 बहनें और एक बूढ़ी माँ है। ये हालात मुझे परेशान करते हैं। महिलाएं अपनी पसंद का काम कर नहीं पा रही हैं, यहाँ तक कि उनकी जान को भी खतरा पैदा हो गया है। अदालत में मैंने जिन लोगों के खिलाफ केस लड़े, वो लोग मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैंने अपने फोन बंद कर दिए हैं। मैं घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि मेरे पास कोई और सुरक्षित जगह नहीं है। करीब 250 महिला जज और वकीलों को काम पर जाने से रोक दिया गया है। अब्दुल बसीर मशाल तालिबान सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता हैं। वो बताते हैं, अफगानिस्तान में अब इस्लामिक शासन है। इस्लामिक सरकार में न्यायपालिका का कामकाज पुरुष ही देखते हैं। जिन महिलाओं के केस चल रहे हैं वो अदालत आ सकती हैं और अपने केस को आगे बढ़ा सकती हैं, या फिर वो कोई वकील रख सकती हैं जो अदालत में उनके केस को देखे। अफगानिस्तान में जिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सालों तक संघर्ष कर देश में कुछ प्रगति के लिए काम किया था, उन्हें अब ऐसा लगता है कि वो फिर उसी मोड़ पर जाकर खड़े हो गए हैं। शफीका महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। वो कहती हैं कि अब न्याय प्रणाली तक महिलाओं की सीमित पहुंच होगी। अगर कोई महिला जज और वकील नहीं होंगी तो महिलाएं अपने मसलों को लेकर कोर्ट नहीं जाएंगी। वो अदालत में अपनी बात ठीक से नहीं रख पाएंगी, खासकर जब फोरेंसिक मेडिकल से जुड़े पहलुओं की बात होगी। 8 महीने पहले तक महिलाएं अफगानिस्तान में न्यायपालिका के नेतृत्व का हिस्सा थीं, लेकिन अब उनके घर से बाहर निकलने का अधिकार भी सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। और अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को कैसे हनन किया जा रहा है उनका, उस पर बात हो रही थी। और अब वाराणसी की ज्ञानवापी मामले की बात कर लेते हैं। ज्ञानवापी मामला पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाराणसी की ज़िला अदालत इसके बारे में सुनवाई करेगी और इस मामले पर बनारस की ज़िला अदालत में आज सुनवाई शुरू हुई भी। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और मेरे साथ में फ़ोन लाइन पर अनंत जनाने बनारस से मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज क्या क्या हुआ। अनंत, आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ? जी, दरअसल आज डिस्ट्रिक्ट जज की पहली सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो निचली अदालत है उससे लेके ये डिस्ट्रिक्ट जज को मामला सौंप दिया था, क्योंकि उनके पास इस तरीके के मामलों को सुनने का ज्यादा अनुभव है। तो आज उस सुनवाई में दरअसल मुस्लिम पक्ष जो है उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे मामले की मेंटेनेबिलिटी, यानी कि ये बात बनता है कि नहीं महिला याचिकाकर्ताओं का कि उनकी जो मांग है गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना करने की मांग, ये बात वाकई में बनता है या नहीं बनता है, और ये कहीं 1991 वाला जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके खिलाफ तो नहीं जाता है। वो लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले का निस्तारण पहले हो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि पहले प्रायोरिटी पे जो जिला जज की जो अदालत है वो पहले इसका निस्तारण करने की कोशिश करे। लेकिन हिंदू पक्ष के जो वकील, उनका कहना है कि क्योंकि इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी सौंप दी है, तो उस मामले की भी सुनवाई साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक इसकी मेंटेनेबिलिटी पे जिला जज अपना फैसला नहीं सुना देते तब तक दूसरे मामले जो हैं वो उन पे सुनवाई ना हो। तो आज दोनों पक्षों को सुनकर जो जिला जज है उन्होंने कल के लिए फैसला सुरक्षित रखा है, और उसमें वो ये तय करेंगे कि पहले क्या सुना जाएगा, या मुस्लिम पक्ष का वाद सुना जाएगा जिसमें वो 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इस पूरे मामले को चुनौती देते हैं, या फिर जो दूसरे जो मामले हैं, अर्जियां हैं और जो मांगे हैं हिंदू पक्ष की, उनके मामले पहले सुने जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद। अनंत जनाने थे और बनारस से थे और बता रहे थे कि आज क्या क्या हुआ कोर्ट में। और अब असम की बात कर लेते हैं। असम का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। राज्य में भारी बारिश के बाद आई विनाशकारी बाढ़ का कहर पिछले 1 हफ्ते से जारी है। इस भीषण बाढ़ में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों में बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान नौगांव जिले के कामपुर रेवेन्यू सर्किल के अंतर्गत आने वाले गाँव का हुआ है। बीबीसी की टीम ने कामपुर के उन इलाकों का दौरा किया जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरी रिपोर्ट सुनिए दिलीप शर्मा से। बुकलुंग नदी के किनारे बसे इस गांव में चारों तरफ पानी भरा है। अभी कुछ दिन पहले तक यहां लोगों के घर थे, आने जाने के लिए रास्ते थे, बिजली थी,
लेकिन अब ये जगह पानी का विशाल दरिया बन गई है। पानी की ऐसी भयानक आवाज़ जो किसी को भी डरा सकती है। नाव के सहारे में कुछ दूर बाढ़ के पानी में डूबे घरों को देखने पहुंचा था। तभी गर्दन तक पानी में डूबी एक महिला ने आवाज़ दी। गांव के एक व्यक्ति ने बताया, ये आलिया बेगम है, इनका घर पानी में डूब गया है। बाढ़ के उस मंजर को देख चुकी आलिया बेगम बड़ी बेबसी के साथ बताती है, 4-5 दिनों से बहुत तकलीफ में है। घर का सारा सामान बाढ़ में डूब गया, रसोई डूब गई, बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ रखा है और हम सड़क पर रह रहे हैं। हमारे पड़ोस के 2 घर बाढ़ में ख़त्म हो गए हैं। उस रात घर में बहुत पानी घुस गया था। हमें पास के कुछ लोगों ने बाहर निकाला। ये थे आलिया बेगम के शब्द। इसी गांव में रहने वाली मोफिजा खातून उस जगह को दिखाती है जहां बाढ़ आने से पहले उनका घर हुआ करता था। वो कहती है, पहले पति गुजर गए और अब हमारा घर भी बाढ़ में चला गया। आगे क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? ये थे मोफिजा खातून के शब्द। बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके 62 साल के सूरज अली भी कुछ ऐसी ही तकलीफ जाहिर करते हैं। धान की खेती की थी, सारी फसल पानी में डूब गई, घर पूरी तरह टूट गया है। हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। ये थे सूरज अली के शब्द। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कामपुर रेवेन्यू सर्किल के अंतर्गत आने वाले कुल 143 गांवों में से 100 गांव से ज़्यादा बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। इन गांवों तक पहुंचने वाली सड़कें पानी में समा गई है। अब केवल नाव के सहारे ही वहां पहुंचा जा सकता है। सरकार भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन इन नावों से ही पहुंचा रही है। बाढ़ के इस संकट और लोगों की शिकायतों का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक जीतू गोस्वामी कहते हैं, गवर्नमेंट का तरफ से कोई भी ऐसा कोई लेकुना नहीं छोड़ा है जिसमें इनको हेल्प करने के लिए राहत पूरा जारी है। मैं खुद यहाँ 4-5 दिन से पब्लिक के साथ लगा हूँ। राज्य के 2095 गाँव बाढ़ की चपेट में है और 7,19,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने बेघर हुए लोगों के लिए 496 राहत शिविर खोले हैं, जिनमें 1,32,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। एक राहत शिविर में मेरी मुलाकात 23 साल की पल्लवी से हुई। अपने 1.5 साल के बेटे को गोद में उठाए पल्लवी कहती है, रात को करीब 10-11 बजे नदी से पानी बढ़ने की आवाज़ें आने लगी। उस समय मेरे पति घर पे नहीं थे। मैं अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थी। थोड़ी देर बाद पति जब घर आए तो महज कुछ सामान लेकर हम इस राहत शिविर में चले आए। इस बाढ़ को पारिस्थितिकी और पर्यावरण के जानकार जलवायु परिवर्तन के असर से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि जंगलों की कटाई और नदियों की आधार शक्ति को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। असम में ये पहली चरण की बाढ़ है और अभी भी भारी बारिश के कुछ और महीने बाकी हैं। दिलीप कुमार शर्मा, बुकलुंग गांव, असम। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। टेनिस की दुनिया में रोला गैरा की लाल बजरी पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन कल से शुरू हो चुका है, जहां पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शीर्ष वरीयता दी गई है। उन्होंने अपने टेनिस करियर में अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। वो साल 2016 और पिछले साल यानी 2021 में फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। लेकिन फ्रेंच ओपन के असली बादशाह तो स्पेन के राफेल नडाल हैं, जो फ्रेंच ओपन को 13 बार जीत चुके हैं। उन्होंने साल 2005, 2006, 2007, 2008 यानी लगातार 4 बार और उसके बाद 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 यानी लगातार 5 बार और फिर साल 2017, 2018, 2019 और 2020 में लगातार 4 बार रोला गैरा पर अपनी खिताबी जीत का परचम फहराया। अगले महीने 4 जून को वो 36 साल के हो जाएंगे, जबकि 5 जून को फ्रेंच ओपन का फाइनल खेला जाएगा। ऐसे में उनके प्रशंसकों को उम्मीद है कि राफेल नडाल उन्हें एक और खिताबी जीत का तोहफा देना चाहेंगे। वैसे राफेल नडाल को इस बार 5वीं वरीयता दी गई है।
पुरुष वर्ग में 18वीं वरीयता हासिल बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव, 15वीं वरीयता हासिल अर्जेंटीना के डिएगो स्विट्जमैन, 3री वरीयता हासिल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और 6ठी वरीयता हासिल स्पेन के कार्लोस अल्कराज दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। वहीं महिला एकल वर्ग में 17वीं वरीयता हासिल कनाडा की एनी फर्नांडिस, 18वीं वरीयता हासिल अमेरिका की कोको गॉफ दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। और अब समीक्षा। आईपीएल के मुकाबले पहुंचे अंतिम चरण में उमरान मलिक को मिला शानदार गेंदबाजी का इनाम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 2020 सीरीज के लिए भारतीय टीम में मिली जगह। चेतेश्वर पुजारा भी टेस्ट टीम में लौटे, तो आईपीएल में अब बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत उनका डिमांड था, खास करके वुमेन प्लेयर्स का जो करंटली इंडिया के लिए खेल रहे हैं, कि उनके लिए भी कुछ आईपीएल जैसा टूर्नामेंट होना चाहिए। तो ये चैलेंज टूर्नामेंट एक कदम है उस तरफ। शायद अगले साल वुमेन्स आईपीएल भी होगा। ये कहना है क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का। दरअसल साल 2008 में जब से पुरुषों का आईपीएल शुरू हुआ, तब से महिलाएं भी इंतजार कर रही थी कि उन्हें भी आईपीएल खेलने का अवसर मिले। चलो देर से ही सही, पर अब जाकर उन्हें मौका तो मिला। वैसे इससे पहले भी उनके कुछ मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन अब तो अगले साल से उनके लिए आईपीएल खेलने के रास्ते विस्तार से खुल जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई 6 टीमों के साथ महिला आईपीएल कराएगा। इस बार तो खैर आईपीएल सुपरनोवा, आईपीएल ट्रेल ब्लेजर्स और आईपीएल वेलोसिटी ही खेल रही हैं। सुपरनोवा की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना और वेलोसिटी की कप्तान दीप्ति शर्मा हैं। महिलाओं को आईपीएल में अवसर मिलना तो फिर ठीक है, लेकिन उनके लिए मैचों के समय को लेकर अयाज मेमन खुश नहीं हैं। जो टीम आज 7:30 बजे खेलने वाली है, दूसरे दिन 3:30 बजे भी वही टीम खेलेगी। तो ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादती होती है, क्योंकि इतने शदीद गर्मी में, मई की गर्मी में अगर आप 2 मैचेस 24 घंटे के अंदर खिला दें, तो ये एक तरह से बिल्कुल अनफेयर सिचुएशन हो जाता है विमेन क्रिकेटर्स के लिए। उधर आईपीएल के प्लेऑफ के मुकाबले तय हो गए हैं, जहां पहले क्वालिफायर में गुजरात का सामना राजस्थान से होगा। गुजरात ने 20 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई, जबकि राजस्थान ने 72 रन औसत और 18 अंकों के साथ दूसरा, लखनऊ ने थोड़ी कमजोर रन रेट और 18 अंकों के साथ तीसरा, और बेंगलोर ने 16 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया। अब इस सीजन के चैंपियन बनने के मुकाबले जारी हैं, तो बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की 2020 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान केएल राहुल को सौंपी गई है, जबकि टीम में ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, यजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। जबकि आईपीएल में शानदार गेंदबाजी के दम पर 30 गेंदबाज उमरान मलिक, आवेश खान और हर्षल पटेल टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए चेतेश्वर पुजारा की टीम में वापसी हुई है। ये था साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, और कुछ और खबरों के साथ स्टूडियो में इस समय मेरे साथ हैं आदेश गुप्त, और वो बताएंगे ताज़ा अपडेट क्या क्या है। देखिए, सबसे ताज़ा अपडेट तो ये है कि आईपीएल में जो महिलाओं के मुकाबले खेले जा रहे हैं, वहाँ पर आज सुपरनोवा और ट्रेल ब्लेजर्स आमने सामने हैं। और इस मुकाबले में सुपरनोवा की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान है स्मृति मंधाना। तो एक तरह से दोनों ही भारतीय कप्तान हैं। और थोड़ी देर पहले सुपरनोवा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और उनका स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। डिएंडर डॉटिन, जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही थी, 17 गेंदों पर 32 रन भी उन्होंने बना लिए थे, लेकिन वो रन आउट हो गई। फिलहाल प्रिया पुनिया बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 रन बनाकर, और उनका साथ दे रही हैं हरलीन देओल 7 रन बनाकर। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि आज से एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, जहां अपना खिताब बचाने के लिए भारत खेल रहा है। लेकिन पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान ने हारी हुई बाजी बराबरी पर तब पलट दी जब 59वें मिनट में उनके अब्दुल राना ने पेनल्टी कॉर्नर पर दनदनाता गोल किया, जबकि इससे पहले भारत ने 9वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला था सेल्वम कार्तिक के गोल की मदद से। तो इस तरह से अंतिम क्षणों में गोल खाने की बीमारी एक बार फिर भारत को ले डूबी, और पाकिस्तान 1-1 से इस महत्वपूर्ण मुकाबले को बराबरी पर समाप्त करने में कामयाब रहा।
ये थे आदेश कुमार गुप्त और बाकी साप्ताहिक खबरों से इतर जो खेल की खबरें थी उनके बारे में आपको बता रहे थे। ये था आज का कार्यक्रम दिन भर। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। आपको अगर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में जानकारी चाहिए तो BBC हिंदी के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज से आप जुड़े रहिए और साथ ही हमारी वेबसाइट को देखना ना भूलें। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। इजाजत दीजिए। नमस्कार।